are beginning with the current affairs class. Today will be the last class of science and technology. Try to answer the question that I have sent on the group. Try to answer that question. You all don't have any doubts, huh? You don't have any doubts. That means everything is crystal clear to you. है ना? हमने भी accent में बोलना शुरू कर दे. But this paper is not easy. Huh? UPSC, if you want to crack UPSC, you have to have that accent. देखो जिस दिन accent आ गया समझ लो ना UPSC की तैयारी छोड़ने का वक्त आ चुका है. पहले बता रहे हैं. कभी देखा किसी सिविल सर्वेंट को accent मार के बोलते हुए? लोग कहेंगे अरे विदेशी आ गए इससे तो हम काम भी नहीं करें, हमारा क्या काम कर पाएगा, है ना? इसीलिए accent कुछ लोगों का डाउट रहता है ना, shall I be very good in spoken English to clear UPSC examination? So you should be average. ठीक है? You should be average. You should be speaking those terminologies the way people in that state is speaking. Okay? That should be you. That will make you the best civil servant. Given that you are not in the foreign services. Okay? In foreign services, you have to be good in spoken English. If there you are not good in spoken English, that will represent that the India is not having good diplomats. तो वहां आपको जरूरत है. ठीक है? वहां पे जरूरत है. लेकिन एक्सेंट वहां भी नहीं मारनी है. यूएस में गए तो बोल रहे हैं या विद एडुकेशन ये सब या राउट है ना, ये सब चीजें नहीं करनी. आंसर दो आप लोग. हम तो टाइम पास कर रहे हैं. हमें तो क्वेश्चन भेज दिया. ऑप्शन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशन. वेरी गुड. व्हाई? गूगल पे ये तो लिखा है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ओशन है ना. गूगल पे आंसर तो मिल गया. गूगल पे नहीं सर्च किया सर ऐसे किसी फॉरेस्ट खत्म हो सकता है सर, माउंटेन वो पिघल सकता है सर. अच्छा माउंटेन पिघल सकता है सर, बर्फ होगा तो जाहिर सा होता है. तुम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट है क्या? एक वेरी गुड. नहीं पहले सब लोग अपने माइक एक साथ ऑन करें, सब लोग बोलेंगे, फिर एक एक करके बात करें. हाँ जी, पहले रुक जाओ. रोहित, इकोसिस्टम ज्यादा ऐसा लग रहा है तुम बाहुबली की क्वालिटीज बता रहे हो. माउंटेन पिघला सकता है, फॉरेस्ट को खत्म कर सकता है. ठीक है. हाँ ओमकार बोलिए. सर इसका आंसर कॉनिफरस फॉरेस्ट है. कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑप्शन है. हमने देखा विंडो को, एक बार देख लेते हैं. नहीं आंसर ओशन नहीं है. अच्छा, कॉनिफरस तो ऑप्शन ही नहीं है, फॉरेस्ट है. ठीक है. ऐसा नहीं कि बाहुबली के कॉनिफरस की बाहुबली फॉरेस्ट को खत्म कर सकता है लेकिन सिर्फ कॉनिफरस फॉरेस्ट को नहीं. ऐसा कुछ नहीं. कमजोरी है उसकी कॉनिफरस फॉरेस्ट. उसको क्रिसमस ट्री बनाने के लिए वो सजाने लग जाता है और वहां आप बाहुबली को पकड़ सकते हैं. हाँ जी. वाई ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? नहीं बताएंगे? पता ऐसे मत करो, चीटिंग मत करो. आंसर दिया आप लोगों ने तो पूरा बताना चाहिए. नहीं वेरी गुड. बायोम्स पढ़े हैं? बायोम्स कितने टाइप के पढ़े? कि डिपेंड करेगा. एनसीईआरटी में 7, दूसरी किताब में 9, कहीं 13. वेरी गुड. ओशन में कितनी चीजें पढ़ी हैं? ये मत बोलो ओशन में बायोम्स कितने होते हैं. ओशन में बायोम्स नहीं होते. पहले बताओ, टेक्निकली गलत हो जाएगा. बायोम्स सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए होते हैं, है ना. जो आप लोग सोच रहे हैं इनको तो तभी नहीं पता ओशन में बायोम पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है. लेकिन आपसे हम वैरायटी पूछ रहे हैं कि कितना है. देखिए आप लोगों को तैयारी ऐसी करनी है. हमें कब पढ़ा होगा? हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी कब बहुत साल पहले पढ़ा था. खैर इस बार क्रैश कोर्स पढ़ाने के लिए भी हमने पढ़ा था. तो लेकिन ये बेसिक्स जो है ना, ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. और जब बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर करने में. तो इसीलिए हम बेसिक पूछ रहे हैं. व्हाई ओशन इज द मोस्ट
stable ecosystem. Why? Because ocean is not very diverse as compared to the forest. As compared to the forest. और ocean में wide इतना है ocean that उसकी stability, उसकी जो broad presence of ocean है world में, वो उसको stable ज्यादा बनाती है. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कभी ऐसा तो ना ओशन संकट में है, डेजर्ट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ओशंस को बचाना है, ऐसा सुना? हमें ओशन में पॉल्यूशन रोकना है, लेकिन ओशन को कोई वैसे दिक्कत नहीं आ रही है ना? हमें पॉल्यूशन रोकना है, मरीन पॉल्यूशन हमें रोकना है, जिससे ओशन को स्टेबिलिटी हर्ट ना हो, लेकिन वैसे कंपैरेटिवली हमारा ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. ओके, कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो शेयर कीजिए. आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन तो शेयर कीजिए. चलो हम भेज देते हैं क्वेश्चन. हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन रहते हैं. लो, one only, two only, all none. Option I have said, वो question I have said, one only, two only, both none. नहीं, अरे आप लोगों ने तो पास्ट ईयर कर लिया था सबने. यूपीएससी का क्वेश्चन है 2009 का. अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था. पास्ट ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है. आप लोग जो बोलते हैं पास्ट ईयर, आप कह रहे हैं सर कर लिए, अगर पेपर लगाएंगे तो मार्क्स तो ज्यादा ही आएंगे क्योंकि हम सबने क्वेश्चन को करे हुए हैं, है ना? हाँ जी, सबका आंसर आना चाहिए, सबने पास्ट ईयर करे हुए हैं. सर ऑप्शन 1 ओनली. वन ओनली, वेरी गुड. आंसर सही है. ठीक है, क्या कहता है? लोक अदालत. आप लोक अदालत पे कहाँ जाते हैं? लोक अदालत इज अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना? वेरी गुड. अब लोक अदालत के पास गए हो, फिर दोबारा कोर्ट चले जाओगे तो क्या फायदा हुआ लोक अदालत का, है ना? दूसरा, अच्छा फैमिली डिस्प्यूट अगर लोक अदालत में नहीं रिजॉल्व होंगे तो फिर करेगा क्या लोक अदालत? सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही होता है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट होता है सिविल केसेस में. ठीक है, तो लोक अदालत में इंक्लूड होते हैं. फैमिली कोर्ट्स अलग होती हैं, लोक अदालत अलग होती है, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट कैन आल्सो बी डिस्कस्ड इन दी लोक अदालत. ओके ओके, समझ में आया? चलिए आगे स्टार्ट करें. चलिए beginning with today's lecture. Very good. अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सुना है? Yes, no? Very good. Let us see the UPSC question from Atal Innovation Mission. Innovation Mission UPSC question. Okay? हम कुछ नया नहीं करेंगे, जो यूपीएससी है बस वो पूछेंगे. बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया, लो आप सॉल्व करके दिखाओ. ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल है. घबराना मत क्वेश्चन देख के. ठीक है, घबराना मत.
यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 कितनी कट हो गई थी बेटा 2019 में? शोश 98। 2019 में क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाओ। सर सी। बताओ, मतलब ऑप्शन बताओ, हमने देखे नहीं है। तो ऑप्शन सी नीति नीति आयोग। आयोग। नीति आयोग, वेरी गुड, ठीक है। नीति आयोग is the body which is managing Atal Innovation Mission। यानी कि अटल इनोवेशन मिशन से क्वेश्चन आ सकता है ना? वेरी गुड। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है हमको जानना जरूरी है ना? वेरी गुड। समझ में आया कैसे हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है, समझ में आ रहा है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी ने बॉडी पूछ लिया तो कुछ सॉरी पूछ सकती है, इसीलिए देयर इज अ न्यू cohort or the first ever cohort on fintech launched under Atal Innovation Mission was AIM iLeap. AIM iLeap. Okay. AIM iLeap is innovative leadership for entrepreneurial agility and profitability initiative. क्या हुआ था इसके अंदर? The Atal Innovation Mission is basically established to support the startups and innovation. ठीक है। अब स्टार्टअप इनोवेशन सपोर्ट करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तो हो जहां पर आप सपोर्ट कर पाए। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, एम आई लीप, इनोवेटिव लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड दिस टू प्रोवाइड अस एन एक्सेस टू द एंटरप्रेन्योर्स टू द इंडस्ट्री मार्केट एंड इन्वेस्टर्स। इंडस्ट्री मार्केट एंड इन्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इनोवेट किया, या तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिएगी, या तो उसको आप बेचने के लिए कोई दुकान चाहिएगी, या फिर इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए कोई इंडस्ट्री चाहिएगी। अब कहाँ गए हम? बार बार देखिए, स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मीटिंग अरेंज करना। अगर किसी ने उनकी बात, आपने देखा होगा ना कहीं पर मूवीज में किसी की बायोपिक देखी होगी, बोले कि बस एक बार हमारा आइडिया सुन लीजिए। वो आइडिया सुनाने तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चीज होती है ना? आइडिया सुन लीजिए। अब आइडिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आइडिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गैस से, नाले से गैस निकाल के चाय बनाना हो सकता है, ठीक है, इनोवेटिव तो है, ठीक है, इनोवेटिव तो है आइडिया। चाहे वो एक तरफ से आलू डाल के सोना निकालना हो सकता है, इनोवेटिव है, ठीक है। ये लेकिन आइडियाज एक ही पर्सन के दूसरे पर्सन ने कोट किए थे, पता है आपको? वो बेचारे तो वो तो बदनाम हो जाते हैं, ठीक है, वो बदनाम हो जाते हैं क्योंकि उनकी आईटी सेल इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, उन्होंने बस कोट करी थी। जैसे मान लो हमने आपको बात कोट करी, किसी ने ऐसे बोला है कि इतना जो है इससे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि आप आलू डाल के सोना निकाल सकते हैं, और इतना कर दो तो बोले टीचर क्या ही पढ़ाएंगे, आलू डाल के सोना निकालने की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन है इनोवेशन, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, अगर आपके पास जो है और हो और आप आलू से एनर्जी निकाल रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना? तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो हो क्योंकि लोगों को अपनी बातें बता पाए, तो वही अटल इनोवेशन मिशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ आई लीप। समझ में आ गया? क्वेश्चन ये आएगा, आई लीप इज रिलेटेड टू, ठीक है, आई लीप इज रिलेटेड टू, वेरी गुड। अब ये ऑर्गेनाइज अंडर द एम अटल इनोवेशन मिशन इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप, रिस्यू एंड वीजा। वीजा जो पेमेंट गेटवे है इनके साथ, एंड स्टार्टअप रिस्यू, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू इनवाइट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। इट वाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी particularly. इट वाज particularly फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब पैसे का एक्सचेंज करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, बीट पेटीएम, बीट रेजर पे, बीट एनीथिंग, है ना? वेरी गुड। ऐसे ही आया है एक ई रुपए आया है ना, किस चीज के लिए है वो बेटा? वाउचर सिस्टम। तो प्रीपेड गिफ्ट वाउचर टाइप। वाउचर, प्रीपेड की पोस्टपेड वाउचर। तो प्रीपेड वाउचर। हाँ, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखना, वाउचर देखते टिक नहीं मार देना,
ठीक है, वाउचर देखते ही टिक नहीं मारना है, प्रीपेड है वो। ओके, वेरी गुड। इट इज टू इनवाइट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, बहुत ध्यान से समझिएगा टेक्नोलॉजी वर्ड अगर मिसिंग है तो ध्यान से, ये वाले स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। टू इनवाइट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अक्रॉस द बोर्ड broad range of functions and have them present their solutions in the corporate leadership innovation team for enabling market access and industry partnership. At the same time, it will invite individual and institutional investors. ठीक है, ये कहा। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? इट वाज सेट अप बाय नीति आयोग इन 2016 टू प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, इंडिया में इनोवेशन तो बहुत है लोगों में, अगर जिसको हम इंडिया में एक टर्म है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी यूज कर लिया है, जुगाड़। ठीक है, because we Indians are very good at it. So why not we reap the benefits by using these technologies? If we are good at it, why we should not reap the benefits out of this? है ना? तो इसीलिए अटल इनोवेशन मिशन आया था। ठीक है, वेरी गुड। It is supporting the culture of innovation or entrepreneurship by creating institutions and programs that enhance innovation in schools, colleges, and entrepreneurs in general. ठीक है, entrepreneurs in general. ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ना इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होते हैं और टिंकरिंग लैब्स भी होती है। ठीक है, टिंकरिंग लैब्स भी उसके अंदर, टिंकर मतलब ब्रेन को टिंकर कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि क्या हम नया कर सकते हैं, उसको भी सपोर्ट करने के लिए है। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी है कि आप इस चीज को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लो विंड मिल है, क्या विंड मिल एयर से मॉइस्चर शक करके पानी नहीं प्रोड्यूस कर सकती? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये यूज हो गए तो किसी ने दे दिया आइडिया कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, किसी ने दे दिया। पता आपको ये आइडिया? नहीं पता? वेरी गुड। मान लो हमारे यहाँ नहीं हुआ, किसी कंट्री के कोई प्राइम मिनिस्टर है, विंड मिल के ओनर से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे दिमाग में इनोवेशन है, क्लाउड्स हैं, हवा में विंड मिल घूम रही है। ठीक है, तो आप उससे मॉइस्चर शक कर लीजिए। मॉइस्चर शक कर सके, दो काम कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन बना देते हैं या फिर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, अरे बात भी सही है, क्लाउड्स है, लेकिन विंड मिल इतनी ऊपर कहाँ होती है इतना, लेकिन है ना। दूसरी चीज, डेजर्ट में क्लाउड्स नीचे होंगे कि ऊपर होंगे? विंड मिल मोस्टली आप ओपन एरियाज में, डेजर्टेड एरियाज में देखे, पहाड़ों पे कोई विंड मिल तो नहीं देखी, देखिए। वेरी गुड। और डेजर्ट एरियाज में क्लाउड नीचे होंगे कि ऊपर होंगे? विंड मिल कितनी ऊंची लगानी पड़ेगी, है ना। लेकिन इन सब के लिए लॉजिक भी चाहिए होता है। ठीक है, सिर्फ आइडिया नहीं। तो लॉजिक यूज हुआ। निसार ने क्या था, निसार ने बोला अब हम क्लाउड से रडार को रुकने नहीं देंगे। हमें पता लग गया क्लाउड देखते ही लोग अटैक कर देते हैं दूसरी कंट्रीज पे, क्लाउड है अब प्लेन दिखेंगे नहीं तो अटैक कर दो। सो निसार याद करो, निसार बताया था। निसार किसका इनिशिएटिव है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इट इज फॉर knowing about the surface and it is not affected by the clouds or any weather disturbances. ठीक है, याद करने का तरीका है। ओके, याद करने का तरीका है। समझ में आया? यस, नो? कर लेंगे एम लीप। वेरी गुड। अब यूवी रेस के बारे में सुना है? यूवी रेस के बारे में सुना है, वेरी गुड। अर्थ की कौन सी लेयर है जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है? ओजोन। ओजोन लेयर। कहां पर है वो? कहां पर है बताओ? अरे स्ट्रेटोस्फीयर में। ऐसे मत करो, ये चीटिंग है, ऐसे नहीं, इतना ज्यादा नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा चलो फिर तो पूछे, कामरन लाइन कहां पर है? कामरन है, करमन है, कामरन ही है सर, जो भी है। ठीक है, यूपीएससी में सोच रहे स्पेलिंग गलत लिख दी तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कामरन को करमन लिख दे तो माफ कर देना उनको। ठीक है, हाँ जी, कहाँ है? वेरी गुड। स्पेस बॉर्डर। कहाँ पर है? मियोस्फीयर। नियोस्फेयर। एनईओ, नियोस्फेयर। बताओ बताओ,
नियोस्फेयर तो हमारे लिए नया वर्ड है, ऐसे तो हमने लेयर सुनी नहीं कहीं। नियोस्फेयर, So meosphere. थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फेयर से Thermosphere. पहले, थर्मोस्फेयर से मतलब बीच के आर में, और स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम आइनोस्फेयर है ना, ठीक है, आइनोस्फेयर, वेरी गुड। तो यूवी रेस अर्थ पे तो नहीं आती हैं, आती भी है तो बहुत कम आती। कौन सी आती? यूवी ए, यूवी बी मैक्सिमम, यूवी सी बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे पार्लियामेंट हाउस में एक टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं विच विल यूज द यूवीसी रेज फॉर डिसइंफेक्टिंग द एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोविड-19 वायरस, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोविड-19 वायरस। दिस इज द यूज, ठीक है, दिस विल बी द यूज। अब ये क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय CSIR एंड CSIO। CSIR का पार्ट है, CSIR का पार्ट है CSIO, ठीक है, CSIO। It will be designed, it is designed in such a manner कि it can fit in any air duct। जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम होते हैं वो डक्ट सिस्टम के थ्रू उसमें एयर फ्लो करती है, ठीक है, तो इट कैन फिट इन एनी डक्ट सिस्टम। The virus is deactivated in any aerosol particle by calibrated levels of UVC rays. It means in order to deactivate the virus which is in the air, they can be, or this will be done using UVC rays. Okay, it can be used in auditoriums, mall, education institutes, AC buses and railways. Okay, these are the applications. UV radiation के बारे में जानते हैं? Do you know about UV rays? Yes, no? लॉन्ग वेवलेंथ होती है कि शॉर्ट वेवलेंथ होती है? हाई एनर्जी होती है कि लो एनर्जी होती है? बताइए सही, बताइए तो सही, हाई एनर्जी या लो एनर्जी, लॉन्ग वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ, बस ये बताइए आप। रिकॉर्ड, अगर मैं ये नहीं बताऊं जानते क्या है, ये तो बेसिक है। इज इट अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में क्या होता है? आपकी एक्सरेज होते हैं, विजिबल लाइट होती है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसको, देखिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल हो गया आपका विबग्योर, ठीक है, विजिबल हो गया आपका विबग्योर, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। वेवलेंथ कम हो रही है फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रॉम हियर टू हियर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है, वेवलेंथ कम, ओके, समझ में आ रहा है? याद करने का तरीका, म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये होती है वेवलेंथ, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे जब रिवाइज करोगे, कहोगे म्यू क्या बताया था, ठीक है, इसलिए अच्छा वेवलेंथ लिख लेना। ओके, वेरी गुड। तो अब देखिए अल्ट्रावायलेट कहाँ आता है? अल्ट्रावायलेट is having more wavelength than the, oh sorry, less wavelength than the visual spectrum, but less energy as the X-rays and gamma rays. Okay, very good. ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। अब ये जो होती हैं यूवी रेज, they are of three types: UVA, UVB, UVC. UVC is the most harmful.
UVC इज द मोस्ट हार्मफुल। और हमने क्या पढ़ा था कि UVC अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो व्हाट विल हैपन, UV रेज विल कम टू द अर्थ, व्हिच विल कम UVC, because UVA and UVB, they are to an extent, sometimes they are to an extent they will be excluded. Okay, but UVC is totally absorbed by the ozone layer. So if the ozone layer is depleted, we are afraid of UVC particularly, है ना? और अब हम क्या यूज कर रहे हैं? UVC। हो, अब बताओ तो सोचो। तो क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? It can be harmful to the skin and eyes. Okay. यूज किस लिए होता है? UV radiations are used for use as disinfectant. ठीक है, they use as disinfectant. ओके, चलें आगे। क्वेश्चन आ सकता है इस साल, UV रेज कैन बी यूज्ड फॉर, एप्लीकेशंस आ सकती है। तो कुछ भी नॉन लिविंग थिंग है ना, उसको साफ करना बहुत बढ़िया काम आती है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए आपने कुछ जगह देखा होगा हैंड सैनिटाइजर की जगह UV रेज से हाथ की सफाई करते हैं, देखा कहीं पर? आजकल तो मार्केट, कोई बात नहीं, Amazon पे सर्च करना या किसी पे भी, कोई भी आप ऐप यूज करते हैं उस पर सर्च करना डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसमें ये सारे यूज होंगे। फूड डिसइंफेक्टेंट भी होता है। अपने खाने को रखें स्वच्छ, ठीक है, अपने खाने को रखें UV रेस वाले हमारे क्लीनर में और साफ हो जाएंगी। ये सब कर लेते हैं। ठीक है, ये मत सोचना हाय UV रेस खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, फूड भी डिसइंफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग वहां पेपर में दिमाग लगाएंगे हाय UV रेस वाला फूड कौन खाता है ना? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब फेम स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? फेम, FAME is related to what? FAME, Electrical vehicles. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। वेरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? हाँ, यहाँ फंसते। So transport. ट्रांसपोर्ट। हाँ, बताओ बताओ। नहीं बता रहे, लिख दो बेटा, लिख दो। So renewable energy. नहीं, हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की स्कीम है फेम। फेम 1 आया था, फेम 2 आ चुका है। ठीक है, फेम 2 चल रहा है। फेम 2 जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है? फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन्होंने 2 व्हीलर्स के ऊपर सब्सिडी बढ़ा दी है टू मोर देन 50%। ठीक है, जितनी सब्सिडी थी वो 50% बढ़ा। तो न्यूज में क्या है? दे हैव increase the incentive for electric two vehicles to 15% per kilowatt hour. Earlier it was 10,000 per kilowatt hour. Okay, for all the two-wheeler EVs, including plug-in hybrid and strong hybrid, except buses. ठीक है, सब पर बढ़ा दिए। The government has also capped the incentive for electric two-wheelers at 40% of the cost of vehicle. मतलब सब्सिडी जो है, इंसेंटिव जो है 40% की कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, अब बैकग्राउंड क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। द मेन थ्रस्ट इज टू एनकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। ठीक है,
it intends to allow hybrid electric vehicles to become the first choice of purchasers. ठीक है, which what will do, एक तो हमारी import dependence कम करेगा, दूसरा pollution कम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है. It will reduce import dependence and it will also reduce pollution. First phase was started in 2015 till 2019. Second phase will be till 2022. It is under the Ministry of Heavy Industries. Okay, and it is focused upon 4 areas. पहला technology development, दूसरा demand creation, तीसरा pilot project, and fourth is charging infrastructure. Okay, समझ में आया? बस यही न्यूज है. अब रिवाइज सब्सिडी जो है उसकी वजह से हमें फेम 2 पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. इसका एम्फेसिस फेम 2 में एम्फेसिस है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी इलेक्ट्रिफाइड करने का. ठीक है, इसमें दे विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ई बसेस, ई व्हीलर्स, मतलब ई 3 व्हीलर्स, ई 4 व्हीलर्स एंड ई 2 व्हीलर्स, बस से लेके 2 व्हीलर तक. ओके, 3 wheeler and 4 wheeler incentive will mainly be applicable for commercial vehicles or vehicle for public transport. ठीक है, vehicles for public transport. 2 wheelers will be for private vehicle. 2 wheelers will be for private vehicle. ये सब तो आपको आइंदा की लगेगा. 2 wheeler कमर्शियल कितने लोग चलाते हैं? अगर कमर्शियल चलाते हैं कोई 2 व्हीलर? हाँ, सो ओला स्कूटर आएगा. हाँ, ये मत सोचिए कमर्शियल कौन चलाता है, आजकल चलने लग गया ना बेटा. तो ये भी नहीं है कि हम बोलेंगे अरे इस हो गए, लेकिन इसका फोकस पर प्राइवेट पर है. ठीक है, इसका फोकस प्राइवेट पर. ध्यान समझ में आ गया? ये तो कौन चलाता है 2 व्हीलर प्राइवेट, है ना? चलाते हैं जिनको जरूरत होती है, मतलब नहीं प्राइवेट सब चलाते हैं, कमर्शियल जिनको जरूरत होती है वो चलाते हैं, है ना? वेरी गुड. ये एनकरेज क्या करेंगे? नई टेक्नोलॉजी आएंगी, एडवांस बैटरी आएंगी. ठीक है, एंड सब लोग खुश हो जाएंगे. ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है हमारे को? अगर अच्छा मैं और आप अगर व्हीकल परचेज करने जाते हैं, हम लोग डीजल तो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर हमारी डेली रनिंग इतनी नहीं है ना, जिसकी डेली रनिंग होती है ज्यादा वो डीजल प्रेफर करते हैं. अगर हम डीजल नहीं प्रेफर करें, हम कौन सा प्रेफर करते हैं? पेट्रोल. हम पेट्रोल क्यों प्रेफर करते हैं? व्हाई नॉट सीएनजी? व्हाई नॉट इलेक्ट्रिकल व्हीकल? सो अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम स्टेशंस मतलब. वेरी, हम लोग सीएनजी क्यों नहीं प्रेफर करते? सबको पता है सीएनजी सस्ती है, सीएनजी बढ़िया है. ठीक है, और सिटी के अंदर ज्यादा पावर गाड़ी की करोगे क्या? और आपको ज्यादा पावर चाहिए तो सीएनजी बंद करके पेट्रोल पे चला लो. फिर भी हम सीएनजी क्यों नहीं लेते हैं? लाइन लंबी लगती है सीएनजी स्टेशन पर, पहला रीजन. वेरी गुड. यही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी तो लिमिटेशन रहेगी इन फ्यूचर. अगर सीएनजी के तो इतने सारे स्टेशन हो गए हैं, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो चार्ज करने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा. जितना सीएनजी डलवाने में लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा. तो फेम 2 में ये भी फोकस है दैट दे विल बी फोकसिंग अपॉन द चार्जिंग स्टेशन, जहां पर 3 किलोमीटर के एरिया में, 3 मतलब 9 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन हो. ठीक है, एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन हो, सो दैट ये दिक्कत ना आए. ठीक है, सिमिलरली हाईवेज पर जो मेजर क्लस्टर करे कहते हैं वहां पर भी चार्जिंग स्टेशन लाने की बात है. ठीक है, चार्जिंग स्टेशन लाने की बात है. ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? कर लेंगे फेम, पालेंगे फेम, है ना? चार्जिंग कर लेंगे. आधे लोग तो गाड़ी चार्ज करने में कहेंगे हमारा मोबाइल भी चार्ज कर दो, साथ साथ बैटरी खत्म हो रही है ना? ये भी तो दिक्कत है इंडिया में, यहाँ पे इसी में कोई तार काट के अपना फोन चार्ज कर रहा है. वेरी गुड. अब डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन के बारे में जानते हो? डीप ओशन मिशन के बारे में जानते हो?
तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का डीप ओशन मिशन। क्या करेंगे? ओशन के डेप्थ को स्टडी करेंगे, ठीक है, ओशन के डेप्थ को स्टडी करेंगे। अभी नहीं है, ब्लूप्रिंट इसके 2018 में सबमिट हो चुका था। अब ये क्या है? दिस इज अ मिशन व्हिच विल बी ऑफ 5 years. This mission will be of 5 years, implemented in phases. The cost of the mission is approximately 4,000 plus crore. 4,000 plus crore. The ministry is Ministry of Earth Sciences. Okay, याद रखना, Ministry of Earth Sciences. It is a mission to support the blue economy initiatives of the government of India. It means how we can take the advantage of the marine region. Okay, now technology expertise needed है इंडिया को, जो सिर्फ अभी 5 कंट्री से पास है, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। इंडिया विल बी दी 6th कंट्री। ओके, की कंपोनेंट्स क्या है इस मिशन के? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन सबमरीन्स और मैन सबमर्सिबल, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, deep ocean survey and exploration, energy and fresh water from ocean, advanced marine station for ocean biology. ये सब इसके पर्पस है। ओके, वेरी गुड। अब फॉरेस्ट के सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि हमने 10 स्टेट्स में लिडार बेस्ड फॉरेस्ट सर्वे किया है और उसकी हम रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता क्या किया है, क्या रिपोर्ट में आया है, ठीक है, हमको क्या मतलब, क्योंकि दैट इज द पर्पस ऑफ द पीपल हु आर स्टडीइंग द फॉरेस्ट, हु आर एनवायरमेंटल स्टडीज स्टूडेंट्स। हमें समझना है लिडार होता क्या है, ठीक है, हमें समझना लिडार होता क्या है। तो लिडार इज द लेजर और सॉरी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार सुना है ना, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, तो साउंड के थ्रू करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? लाइट को सेंड करेंगे, लाइट कितनी देर में वापस आ रही है, ठीक है, लेजर जो है कितनी देर में वापस आ रही है उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे सामने क्या है, उससे आइडेंटिफाई सामने क्या है। तो और जो फंड्स हैं, स्टेट को जो फंड्स मिले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो मिले हैं थ्रू कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा के थ्रू मिले हैं। ठीक है, ये फंड होता है जो स्टेट को, सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है। जब आप कहीं डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसके लिए एफॉरेस्टेशन करने के लिए कुछ पैसा देना होता है जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, तो वो फंड कैंपा फंड के अंदर जाता है। इसका लिडार का यूज क्या हो सकता है? लिडार हाई रेजोल्यूशन मैप बनाने में काम आएंगे, एप्लीकेशन होगी सर्वेइंग में, जियोडेसी में, जियोमैटिक्स में, आर्कियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, सीस्मोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, लेजर गाइडेंस, एयरबॉर्न, लेजर मैथ एंड मैपिंग एंड लेजर ऑल्टीमीटर, ये सब काम में काम आएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि आपको अगर कोई सर्वे करना है, सर्वे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका लिडार भी है, उसमें से एक तरीका लिडार भी है, वेयर यू विल सेंड द लाइट, डिटेक्ट एंड यू विल आइडेंटिफाई द रेंज थ्रू इट, हाउ फार इट इज। ओके, वेरी गुड। बैकल लेक के बारे में सुना? बैकल लेक कहाँ है? रशिया। रशिया में। वेरी गुड। यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि कुछ लेक बैकल वैकल के बारे में? Yes, sir. आया ना? वेरी गुड। तो यूपीएससी से दोबारा बैकल के बारे में पूछ सकते हैं। तो रशिया ने एक लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप which is called as the Baikal Gigaton Volume Detector, ठीक है, Baikal Gigaton Volume Detector. It will be detecting neutrinos. It will be one of the 3 largest neutrino detectors in the world. Other 2 क्या है? आइस क्यूब है एंड एंटेरेस है। क्या आइस क्यूब और क्या नहीं, रुको क्वेश्चन भेज देते हैं, ठीक है।
आप लोग ये सब चीजें देख के ऐसे करते हो कि ये कौन सी नई चीज आ गई, हमें तो पता ही नहीं है। फिर हम यूपीएससी क्वेश्चन भेजते कहते ओ हो अच्छा ये तो हम कर चुके हैं लेकिन भूल गए, है ना, ऐसा होता है ना। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जो भेज रहे हैं लास्ट ऑप्शन 1 2 3 है, ठीक है, डी ऑप्शन इज 1 2 3। आप बोलोगे वो तो ऑप्शन ठीक से नहीं दिख रहा था और नाम कर लेते हैं। Sir, C. C. Very good. C. It is a powerful telescope to search dark matter. Very good. अच्छा बच्चों ये बताओ न्यूट्रिनो को हम ढूंढना क्यों चाहते हैं? न्यूट्रिनो को ढूंढना क्यों चाहते हैं? पहले मैं जानना है न्यूट्रिनो होता क्या है ना? न्यूट्रिनो होता क्या है? Neutrinos are subatomic particles. Okay, these are the subatomic particles that are oscillating, that are lightweight, that are fundamental to the universe, that are abundant, and that are elusive. That is, they are almost difficult to catch. They are very diverse, they are mysterious, rather they are very mysterious. Okay? And because of this, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो मैटर है एग्जिस्ट करता है बट इट इज नॉट विजिबल। जब न्यूट्रिनोस को हम डिटेक्ट कर पाएंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे डार्क मैटर को, है ना। तभी तो डार्क मैटर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट कर पाएंगे। आपको पता है हमारी बॉडी में से मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पास हो रहे होंगे अभी भी, क्या दे कैन पास ह्यूमन बॉडी। तो इसका ऑप्शन आंसर है डी, इवन दे विल बी और इट विल बी स्टडीइंग द डार्क मैटर आल्सो। अब लेक बैकल के बारे में जान लेते हैं। लेक बैकल क्या है? लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। इट इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, it is the deepest freshwater lake. It is home to these many species. This is the part of not only Russia but the places near to it. ठीक है, जो पहले मतलब it is the part of Russia. ठीक है, it is the part of Russia. And there are more than 330 rivers that flow into this lake. ठीक है, flow into this. And it is the home to more than 2,500 species of plants and animals, 2/3 of which can be found nowhere else in the world. So ये भी important. It has endemic biodiversity. इंडिया की न्यूट्रिनो
ऑब्जर्वेटरी है कहीं पर? इंडिया में है कुछ ऐसा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पर है? हारनी या ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम हारनी बोडी वेस्ट हिल थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। है। पहले नीलगिरीज में बननी थी, लेकिन प्रोटेस्ट हुए कि इको सेंसिटिव जोन है, लोगों को लगा कि दिक्कत हो सकती है, इट इज नाउ फंक्शनली चल रही है बोडी वेस्ट हिल थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ओके ओके गाइस, वेरी गुड। यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया है ईरान ने, एंड अगर वो एनरिचमेंट हो जाएगा तो वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। एक एनरिचमेंट क्या होता है? टू मेक द यूरेनियम टू enriched to an extent where it will become weapon grade। ठीक है, एनरिचमेंट का तरीका क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगिंग। यूरेनियम को डाला, 235 को डाला, घुमाया 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 घुमाया, एनरिच हो गया, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग। ठीक है, मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, दैट इज द यूरेनियम एनरिचमेंट। ठीक है, तो ये देखिए इतना सा इसमें एनरिच्ड होता है, बाकी सारे में नेचुरल यूरेनियम में, और इतना होता है वेपन ग्रेड बन जाता है। ठीक है, वेपन ग्रेड बन जाता है। 90% से ज्यादा अगर आप करेंगे तो इट विल बिकम वेपन ग्रेड। साइंटिस्ट ऑफ IISc Bangalore has experimentally found 2 species of few electron bubbles in superfluid of helium for the first time. The scientist in India has found few electron bubbles of superfluid of helium। अब इलेक्ट्रॉन बबल क्या होता है? It is an empty space around a free electrons at very low temperatures of a liquid such as helium or neon। बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं। अब ये है कि ठीक है, ये ढूंढा, तो इसका फायदा क्या होगा? ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, हमें सबसे पहले ये जानना क्या होते हैं। तो साइंटिस्ट का काम है हमें जानना है व्हाई वी आर रीडिंग दिस। तो ये डिसाइफर करेंगे, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उसमें 2 टाइप के फ्लो होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो होता है एक, है ना, एक तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, दूसरा कौन सा होता है? आपको बिल्कुल दिमाग से निकल गया एकदम। एक तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, 2 फ्लो होते हैं। लैमिनर, सॉरी, हाँ याद आ गया, लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो आइडेंटिफाई करना है जो सुपर फ्लूइड होते हैं उसमें टर्बुलेंट फ्लोज कैसे होता है, आइडेंटिफाई करेंगे, और विस्कस फ्लूइड में भी आइडेंटिफाई करेंगे टर्बुलेंट फ्लोज कैसे होता है। ठीक है, और ये बताएंगे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट चेंज होती है उसमें इंट्रैक्शंस किस तरीके से होता है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जिससे हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ये जानना है फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स वर फाउंड in the helium superfluid by IISc Bangalore. It will help in understanding the superfluids flow characteristics. It will also help in finding the elements electron energy change in the electrons within the elements। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, and they also have electron interaction and electron surface interaction। ठीक है, they provide electron interaction and electron surface interaction। ओके, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं था, they were found stable only for 15 milliseconds। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉन फंजिबल टोकन्स, जानते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में कुछ? वेरी गुड, इसके लिए एक वीडियो भी बनाई हुई है एडोरेज में, आप देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विशाल सर ने। हाँ जी, आपने बताओ कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बताओ, क्या आप इन्वेंट करना चाहते हो? अगर आप क्रिएटिव हो तो क्या इन्वेंट करना चाहते हो? मान लो आपने एक मीम बनाया, ठीक है, आपने एक मीम बनाया, कौन सा मीम बनाया, तो आपको कौन सा मीम सबसे अच्छा लगता है? यह पूछना मीम क्या होता है, ठीक है, ये सब तो सबको पता होगा, है ना। कौन सा मीम आपको सबसे अच्छा लगता है? बताओ कोई भी एक मीम।
फनी। हाँ जी, फनी मीम। अच्छा, सीरियस मीम कौन सा होता है? सीरियस मीम कौन सा होता है? बताओ। अरे बता ही नहीं रहे, मीम भी नहीं बता रहे, अब कैसे समझाए तुमको भी? बताओ कैसे समझा? मीम ही नहीं बता रहे हो, कोई तो बता दो। हम्म, कैसे समझाए? अब ऐसे ही पढ़ा दे, टेक्नोलॉजी बता दे, साइंस फिर क्या समझ में नहीं आएगा? एक अच्छे समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, कोई कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन साइंस से पढ़ा देते हैं, फिर मत कहना समझाया नहीं। ये एक तरीके की जो है, इट इज अ यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी क्रिएटिव वर्क और एनी वर्क दैट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, दो टाइप के टोकन होते हैं, फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन का एग्जांपल है डॉलर, बिटकॉइन, इथेरियम। नॉन फंजिबल टोकन का एग्जांपल है क्रिप्टोकिटीज, आर्ट, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बताने कैसे समझा है, बताओ। नहीं समझ में आया। तो वही तो कह रहे, कोई तो कुछ तो बोलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम तो बोल रहे समझाना चाह रहे हैं अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा इससे। बताओ, कोई तो ऐसी चीज बताओ जिसको हम बता पाए, जो आपको क्रिएटिव लगती है। कोई ऐसी चीज जो बहुत ट्रेंडिंग हुई है। मीम कोई याद है जो ट्रेंडिंग था? चल, किसी ने जो है किसी एक चीज का मजाक उड़ाया और वो बहुत फेमस हो गई। आप देखे, कुछ बहुत सारी वीडियोस देखे, उसमें एक स्माइल होती है, मतलब हंसी, पीछे से हंसते हैं ना। ओन, एक गाना या फिर गाना, ओनो ओनो ओनो, ये वाला है ना, मान लो ओनो है, ये गाना नहीं, मान लो कोई एक साउंड है। किसकी ओरिजिनल है कैसे पता लगे? वो चीज इतनी रेप्लिकेट हो चुकी है, ओरिजिनली किसने बनाया कैसे पता लगेगा? आपने कोई ट्वीट किया, फेमस हो गया, पता कैसे लगेगा कि वो आपने ही किया था? आपने कोई फोटो खींचकर इंटरनेट पे डाल दी, वायरल हो गई, कैसे पता लगे आपने खींची थी? watermark हाँ जी, सर वाटर मार्क। watermark होता है बेटा वाटर मार्क तो कोई भी लगा सकता है, कभी भी हटा सकता है, कितना आसान है। देखो एडोब्रिज की पीडीएफ के वाटर मार्क कितनी बार हट चुके होंगे, जो आगे गई होगी, है ना? वाटर मार्क कोई भी लगा सकता है, कोई भी हटा सकता है, सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल पे सर्च कर लो, हाउ टू रिमूव वाटर मार्क, है ना? और आपने जो फोटो डाली थी, क्या पता वो इतनी फेमस होगी, आपको पता ही नहीं था, आपने नॉर्मल अपनी फोटो डाली थी। होता है कि नहीं होता? आजकल ऐसा हो रहा है ना, कोई भी चीज आपने ऐसे ही मजाक मजाक में डाली और वो फेमस हो गई ना, वो फेमस हो गई। तो उस सेंस में क्या करेंगे? तो उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो आपका मटेरियल है, दैट इज योर रिसोर्स। कोई और उसको कमर्शियलाइज कर रहा तो गलत है ना।
तो इसका एग्जांपल बताते हैं। ट्विटर के जो फाउंडर है जैक डोर्सी, उनका पहला ट्वीट, फर्स्ट एवर ट्वीट उनका था। बहुत लोगों ने रेप्लिकेट किया होगा, बहुत बार रेप्लिकेट हुआ होगा। वो पहला ट्वीट उन्होंने सेव गार्ड करने के लिए एक टोकन होता है, नॉन फंजिबल टोकन। इट विल एक्ट एज द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, जिसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। That will be considered as a certificate of authenticity. It will be used for any material that cannot be touched. ठीक है, जो आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, उस चीज के लिए ये रिलीज होता है। It can be for any drawing, animation, piece of music, photo or video. Okay, it is generally given for a digital art, digital coupon or maybe a video. ये उसकी authenticity का एक certificate होता है। It is called as non-fungible token. ठीक है, this tokenizing will help all these things to be traded very easily. अब मान लीजिए किसी ने इनका जो ट्वीट खरीदा, बेचना आसान हो जाएगा, कोई और यूज कर सकता है। अदरवाइज कोई भी कॉपी मारा, पेस्ट करा, हो गया उनका। तो आपकी क्रिएटिविटी का क्या फायदा हुआ? आपकी क्रिएटिविटी तो बिल्कुल जीरो हो गई, है ना? आपकी क्रिएटिविटी तो बिल्कुल जीरो हो गई, आपको तो नुकसान हो गया। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द प्रॉपर्टी राइट्स नॉन फंजिबल टोकन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, दे हैव यूनिक क्वालिटी एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम एनी अदर सिमिलर टोकन। All are unique, all are distinct. The metadata of each non-fungible token is unalterable. That gives it the certificate of authenticity. ये आप नहीं चेंज कर सकते, जैसे वाटरमार्क तो चेंज हो जाता है, it cannot be changed. It is that authentic. They are digitally rare. बहुत सारे non-fungible token नहीं इंट्रोड्यूस होते हैं। They must be sold or purchased as a whole. आप ऐसा नहीं कह सकते आधा फंजिबल टोकन मुझे दे दो, आधा किसी और को बेच दो, या तो पूरा होगा या नहीं होगा। इसका एग्जांपल है, अ प्लेन टिकट कैन नॉट बी परचेज्ड एंड यूज्ड पार्शियली। या तो आपको सीट पूरी लेनी है, ऐसा तो नहीं होगा ना एक सीट पे तुम खड़े हो जाओ हम बैठ जाते हैं। या तो सीट लेंगे या नहीं लेंगे। प्लेन में हमने खड़े हुए लोगों को तो नहीं देखा कि आधा टिकट ले लेना, खड़े होकर जाने दीजिए, नहीं, क्योंकि वो नॉन फंजिबल होता है। तो दिस इज द एग्जांपल नॉन फंजिबल टोकन। अब देखिए फंजिबल टोकन्स क्या हुए? डॉलर, इट इज अ फंजिबल, क्योंकि आप $1, आधा डॉलर, काफी डॉलर ले सकते हैं डिजिटली। आपके पास $0.1 भी हो सकता है, $1 मिलियन भी हो सकते हैं। बिटकॉइन भी, एक बिटकॉइन लेना हर किसी की कैपेसिटी के बाहर है, तो कुछ बिटकॉइंस ले लेते हैं। ऐसी एथेरियम यानी कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो किटीज जो होती है, नई टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, दे आर नॉट टू बी टेकन इन पीसेस, तो वो नॉन फंजिबल है। आर्ट, मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है ना, ये तो नहीं एक काम करो बैकग्राउंड तुम ले लो, आगे के हम ले लेते हैं, नहीं कर सकते, दैट इज नॉन फंजिबल। घर है, या तो घर पूरा खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि घर, एक छत हमारी, जमीन आपकी, और जो दीवारें हैं वो देख लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स। ओके, वेरी गुड। अब नेशनल इंडिया का ना एक अपना इंटरनेट एक्सचेंज है, दैट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं। इनिशिएटिव्स आईपी गुरु, निक्सी एकेडमी एंड निक्सी आईपी इंडेक्स। इसमें आपको जानना है आईपी गुरु किस लिए, इंडिया को भी वर्ल्ड के थ्रू, वर्ल्ड ने IPv6 पे शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन 6 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को भी शिफ्ट करना है। ऑल दी एड्रेसेस हैज टू बी शिफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ द IPv6। उसको सपोर्ट करने के लिए टू इंडियन एंटिटीज एक एक्सपर्ट पैनल बना है, दैट इज द IPv6 एक्सपर्ट पैनल। इसका नाम है IPv6 गुरु, ये एक्सपर्ट पैनल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपल सी चीज है, आपका इंटरनेट IP एड्रेस सुना है, वो IP एड्रेस क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, कैसे आपका इंटरनेट पे डेटा एक्सचेंज होगा, वो प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड एज IP प्रोटोकॉल। इसका वर्जन 6 आ गया है, ठीक है, वर्जन 6 आ गया। वो क्या है अभी बताते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसका काम क्या होता है? इंटरनेट एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज है उसको हेल्प करना, सो दैट दे फंक्शन प्रॉपर्ली, डेटा सेंटर्स को फंक्शन प्रॉपर्ली करना, एंड कंटेंट डिलीवरी
of the network has to be done properly. .in and .bharat जो डोमेन नेम है वो देना, ठीक है, हर किसी को .in नहीं मिल सकता, वो देना, ठीक है, .in रजिस्ट्री एंड .in वो .bharat IDN, ठीक है. इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, ये मैनेज करना इंटरनेट प्रोटोकॉल इंडिया के अंदर, ये सब इसके काम है. IPv4 और V6 में क्या डिफरेंस है? IPv4 का एड्रेस साइज होता है 32 बिट नंबर का, ठीक है, तो लिमिटेड हो गए 32 बिट नंबर में कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे. वर्ल्ड में इंटरनेट के यूज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिमिटेड ही लगा सकते हैं हम, ठीक है. इसमें ये होता है 128 बिट नंबर. आजकल जो आईपी एड्रेस होते हैं ऐसे होते हैं 192.149.25276 ऐसे ही होते हैं. ये होंगे हेक्साडेसिमल नोटिफिकेशन में 3FFE ऐसे इस तरीके से होंगे. तो दिस विल प्रोवाइड बेटर facilities through the mobile network. They depend mostly on applications. They have their own security protocol. इनके अंदर जो IPv6 है, they will have auto configuration capabilities. ठीक है, यहां तक आपके समझ में, यहां समझिए IPv4 and IPv6 can coexist on parallel networks. This means there is no immediate incentive for entities like ISP to upgrade to IPv6, more so because migration requires a considerable amount of time and budget. यानी कि ऐसा नहीं है कि IPv6 आने के बाद अभी i4 नहीं चल रहा है, अभी i4 और IPv6 पैरेलली चल रहे हैं. स्टेटमेंट ये आ सकता है. ये तो बहुत जो है कॉम्प्लेक्स है, सबको नहीं समझ में आएगा, बस इतना याद होना चाहिए. ये दिस इज 32, दिस इज 128, दिस इज डेसिमल, दिस इज हेक्साडेसिमल. ओके, वेरी गुड. अब नई बैटरी आ रही है आजकल. अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद लिया, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद लिया, ठीक है, उसमें बैटरी लगी होगी, है ना, बैटरी लगी होगी. काजल डाउट है बेटा? हाँ सर, ये तो अभी ISP जो सर्विस प्रोवाइडर है वो IP6 ही देंगे हमें या फिर डिपेंड करता है, क्योंकि IPv4 चल भी रहा है. ये आपका काम है ही नहीं, आपको काम करना है ये जो ISP है उसे शिफ्ट करना है, आपको कुछ नहीं दिक्कत होगी. अच्छा. और सर ये NFT कौन इशू करता है, मतलब जो भी आर्ट या फिर जो करेगा वो इशू कौन करेगा? वो बनाने पड़ते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू. मतलब ये सर यानी मेरे आर्ट के लिए मेरे को खुद को ही करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए कंपनीज हैं, आपको कंपनीज हायर करनी पड़ेंगी जो आपके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाएगा. ठीक है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छे समझाया सर ने. ठीक है, हाँ जी. तो इजराइल ने ना नई बैटरीज बनवाई है अलॉन्ग विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. ठीक है, जॉइंट वेंचर है. ठीक है, जॉइंट वेंचर है इजराइल की फिनर्जी इजराइल की और इंडिया की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इन्होंने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बैटरी. एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये जो बैटरी की प्लेट्स होंगी एयर से ऑक्सीजन लेगी और विद द केमिकल रिएक्शन दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मस्त नहीं है? बैटरी है, एयर लिया, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, काम खत्म, है ना, बढ़िया. इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, लोअर कॉस्ट है, हाई एनर्जी है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत अच्छे से चल सकती हैं, लो एनर्जी हायर कॉस्ट, ग्रेट रेंज देते हैं. यानी कि एक बैटरी 400 किलोमीटर तक का आपको रन टाइम दे सकती है, जहां जबकि लिथियम आयन बैटरीज 150 to 200 किलोमीटर देती है फुल चार्ज पर. ओके, ये जो बैटरीज है ये रिसाइक्लेबल भी होती है, इनकी प्लेट्स जो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. बढ़िया है ना, मस्त चीज है ना, है ना, है ना, जल्दी बताओ. बढ़िया. बस एक दिक्कत है, रिचार्ज नहीं कर सकते आप. बैटरी जो है आपने यूज करी, दैट बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज. आपको प्लेट्स चेंज करवानी पड़ेगी. उसके लिए तो आपको हर 400 किलोमीटर पे तो नहीं कर सकते, है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल बी हैविंग बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस. यहाँ पे बैटरी यूज करी,
दूसरी लेके जाएं और ये हम अभी चेंज कर देंगे। तो बहुत बेनिफिशियल है, बस एक ही चैनल है। चैलेंज है दैट वी नीड बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? बिकॉज पहला, एक तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तुम्हारी खुद की बैटरीज होंगी। दूसरा, इट विल बूस्ट आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। मिशन का नाम क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले मिशन का? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम। वेरी गुड, बस ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के बारे में ये जानना। ओके बच्चों, वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डेटा मतलब आपकी ज्योग्राफी के बारे में, आप कहाँ हैं, वो टाइम एंड स्पेस और वो सब चीजें आप सब चीजें जियो स्पेशल डेटा में सेव कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज हर जगह का जियो स्पेशल डेटा हमें क्लियरली मेंशन नहीं था, मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं था। क्योंकि मान लीजिए कुछ एरियाज हैं वो वहां पर दे आर कंसिडर्ड द क्रिटिकल एरियाज, गवर्नमेंट की पॉलिसी। फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज है, वहां पर आप हर एरिया का जियो स्पेशल डेटा नहीं रख सकते थे गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से। अब गवर्नमेंट ने वो ना पॉलिसी लिबरलाइज कर दी है। इन्होंने बोला है नाउ दिस इज regulated, and now for surveying, mapping and building application based on geospatial data there is no need for regulations। बस ये पॉलिसी। जिससे पहले क्या दिक्कत आती थी, हमें हाई क्वालिटी मैप्स नहीं मिलते थे, अब हाई क्वालिटी मैप्स मिल जाएंगे बिकॉज द sectors will be involving themselves in this geospatial technology। okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। अभी क्या है, मिलिट्री एप्लीकेशन में जो रेडियो है वो सिर्फ वॉइस कॉल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर जो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं इट इज ओनली थ्रू वॉइस कॉल्स। लेकिन वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, जहां हम तो हमारी जो फोर्सेस है वो तो वॉइस कॉल ही कर सकते हैं, लेकिन द एनिमी कैन बी यूजिंग द डेटा ऑल्सो, इंटरनेट ऑल्सो, डेटा ट्रांसमिशन ऑल्सो। और वहां पे अगर हमारे सोल्जर्स के पास डेटा की फैसिलिटी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक नया रेडियो है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ठीक है। दिस इज द इमेज। इसके थ्रू इट इज नॉट ओनली द वॉइस चेंज, यू कैन ऑल्सो हैव द फास्टर डेटा ट्रांसमिशन टू मेक आवर फोर्सेस वॉर रेडी, ठीक है। इनकी क्या फैसिलिटीज है, एनहांस्ड डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, एनहांस्ड वॉइस क्लैरिटी एंड डेटा ट्रांसमिशन एक्यूरेसी इन स्पेक्ट्रली नॉइजी एनवायरमेंट्स, मल्टीपल वेवफॉर्म सपोर्ट करते हैं, एंड ग्रेटर सिस्टम सिक्योरिटी एंड बेटर कम्युनिकेशन सर्वाइवेबिलिटी इन क्लियर एंड सिक्योर मोड। ओके, वेरी गुड। अब एक मिशन है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, it was launched on 30th September 2020। it will boost the entrepreneurship and innovation amongst the scheduled caste students, scheduled caste divyang students and Ambedkar social innovation mission under venture capitalist fund। यानी कि जो funds है venture capitalists will also be investing in this। it will providing the opportunities to the students who belong to the scheduled caste and the person with disabilities who belong to the scheduled class। इसमें क्या है, they will promote entrepreneurship, they will support and promote the startup, they will support the startup by providing them investment maximum up to 30 lakh for 3 years, it means 10 lakh every year। the financial support shall be provided to eligible applicants as equity funding, ठीक है। तो सपोर्ट मिलेगा फॉर द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको जानना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये सारे मिशन एक बार नजर डाल लीजिएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस नजर डालिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। दिस इज व्हाट वी हैड टू डू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर ये फाइनेंशियल सपोर्ट में मतलब ये लोग लोन होता है कि ये पूरा फंड? नहीं बेटा, लोन नहीं, डिपेंड करेगा। ये लोन नहीं है, ठीक है, और ये ग्रांट भी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है। दिस इज, हो सकता है कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हो, कुछ हो सकता है ये कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ ग्रांट। ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस।
ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट? वी हैव कंप्लीटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। अगर कोई डाउट है तो बताइए। नो? चलिए, थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू टुमारो। देखते हैं करंट अफेयर्स का क्या सिचुएशन है कल का, या फिर आप एक काम करिए, रिवाइज करिए पहले, मंडे को क्लास रखते हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज करिए फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि एग्जाम इज ऑल्सो क्लोज। जितना पढ़ा है वो रिवाइज करिए, बेसिक पे रिवाइज करिए, जो होगा बाकी आई अपडेट। ओके, वेरी गुड। विल कंटिन्यू ऑन मंडे। We'll continue on Monday. Thank you.